करना चाहूंगा। हमारे साथ विपिन शर्मा जी की हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, मैं कुछ चीजें आगे से पूछता हूँ आपसे। मैं बात करूंगा चीन, रूस और यूरोप की। चीन, रूस, यूरोप जैसे बड़े देश जो है, उनकी इस युद्ध के अंदर स्थिति कैसी दिख रही है? किस तरह से चीजें होती है, और मिडिल ईस्ट को लेकर खास तौर पर मतलब वो किस तरह की नजर रखे हुए हैं? सर जी, ये आपका जो सवाल है ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस समय वर्तमान जो अब 16वें दिन पे ये युद्ध आ गया है यहाँ पर। और इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि रूस और चीन खास तौर पे ये दो दो बड़े मुल्क हैं। ये इस समय फेंस सिटर्स बने हुए हैं, वेट एंड वॉच की इनकी नीति है इस समय। और साथ में अगर इसमें जोड़े हम नॉर्थ कोरिया, तो वो भी अलग एक उसकी एक भूमिका है। लेकिन यहाँ पर ये लोग भली भांति समझते हैं कि इनका युद्ध में आना, बीच में किसी तरह की अगर ये लोग भी एस्केलेशन में अपना योगदान देते हैं, तो ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अभी ये जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, तो उसके पीछे भी अच्छा खासा कारण है रूस का और चीन का। क्योंकि चीन की एक विस्तारवाद की नीति रही है, और 14 मुल्कों के साथ चीन का अपनी सीमा को लेकर विवाद है। और यही अगर तुलना करें, हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान ने लगभग जो उनका सीमा को लेकर विवाद है। यहां पर रूस की बात करें तो यूक्रेन यूक्रेन के साथ इतने समय से पहले सोचा था कि एक T20 वाला मैच होगा और बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो युद्ध आज भी किसी तरह का विराम नहीं लगा है। तो अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति है। तो यहां पर सोच समझकर ये दोनों जो मुल्क है, रूस और चीन, ये जो अपने कदम उठा रहे हैं, बड़े फूक फूक के ले रहे हैं। साथ में मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा इस समय की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं हम लोग, की ब्लॉकेड किसी तरह की क्या नीति है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज का आकलन करते हैं या कोई भी मुल्क युद्ध में जाता है, तो वो पीछे इतिहास को भी खंगालता है, उसका भी आकलन करता है कि इराक ईरान का जो युद्ध हुआ 80 से लेकर 88, फिर कोल्ड वॉर का जो दौर देखने को मिला पूरे विश्व को, 47 से लेकर 91 तक, 1947 टू 1991। और यही बात है, ईस्टर्न ब्लॉक्स वेस्टर्न ब्लॉक्स बन गए, एक दो फाड़ में दुनिया बंट गई, रूस की तरफ एक, अमेरिका की तरफ एक। तो यहां पर अभी इस समय देखिए, हम लोग तो चाहते हैं जो एस्केलेशन है ये डी एस्केलेशन होना चाहिए, विराम लगना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। क्योंकि यहां पर एनर्जी ऑयल प्राइसेस अगर शूट अप करते हैं, तो जिस तरह के डिसरप्शन होंगे, बिल्कुल तो सर। वो बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तो जी। यहां पर अभी देखिए कि कौन पीस मेकर बन के उभरता है। क्योंकि अभी अगर, क्योंकि हम उस दौर में भी जी रहे हैं, मैं संक्षेप में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मतलब आप दुश्मन को कहीं भी पाताल में भी छुपा दो, आप उसको ढूंढ के उस पे उसको टारगेट कर सकते हैं। तो और यहां पर अगर जो आईआरजीसी है जो दावा कर रहा है कि हम नेतन्याहू को पकड़ के मारेंगे, तो ये बिल्कुल और मामला तूल पकड़ रहा है। क्योंकि अभी तो एक तरफ बात चल रही है कि शांति की कौन कैसे बातचीत का दौर सिलसिला शुरू हो, लेकिन वहां पर आग में घी डालने का काम अगर बिल्कुल सर। आईआरजीसी कर रहा है। और यही बात है, देखिए जी सर। सिविलियन जितने भी सेक्टर्स हैं, एक आम नागरिक को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, और खासतौर पर बच्चों को। तो यहां पर मुझे लगता है राय एक होनी जी। चाहिए कि जो सिविलियन सेगमेंट सेक्टर्स को जी। टारगेट हुआ है, जो क्षति पहुंची है तो किसी भी जगह, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जी।